हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर्स थे और सेकंड यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये है, इनहेरिटेंस तो हमने पढ़ ही लिया है प्रीवियस चैप्टर में कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब यह है कि वो कैरेक्टर्स ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं जिनसे कंट्रोल होते हैं, वो यूनिट्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं और उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है और कौन सा मॉलिक्यूलर फिनोमिना है जिससे इनहेरिटेंस का प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें मेनली हम इस पूरे चैप्टर में डीएनए और उस पर बेस्ड जो फिनोमिना है, डीएनए की स्ट्रक्चर है, डीएनए की लेंथ है, डीएनए के स्ट्रक्चर के मॉडल है, वो सब स्टडी करेंगे। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल उसको स्टडी करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट सम वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरसेस इन विच जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, फॉर एग्जांपल एचआईवी। एचआईवी एड्स कोज करने वाला एक वायरस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और इसकी फैमिली के और भी वायरस है जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनको हम रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। इन वायरसेस को छोड़कर इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स हैं, सभी में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, डीएनए कंटेन्स मेनी जीन्स, वन जीन रेगुलेट्स इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा है, स्पर्म और एग सेल में जो डीएनए या क्रोमोसोम है, वही जेनेटिक मटेरियल है। तो वो कहां से आते हैं? पेरेंट्स से आते हैं। और कहां पर जाते हैं? ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। ठीक है, हर डीएनए पर हजारों जीन होते हैं, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल भी करता है। The branch of biology dealing with study about structure and the phenomena related to DNA is called molecular biology। डीएनए की स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड फिनोमिना के बारे में जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए इज ए गुड जेनेटिक मटेरियल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड जेनेटिक मटेरियल आर एज फॉलोज। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने बताया 99% में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो देखिए। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के सभी सेल्स में प्रेजेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी स्टेबल। तो स्टेबल होना जरूरी है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो उस स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर है वो वेरिएबल हो जाएगा, जिससे वो स्पीसीज अनस्टेबल हो जाएगी। इट मस्ट बी स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव भी होना चाहिए, तभी स्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट इज इट मस्ट बी एबल टू फॉर्म इट्स ओन कॉपी। मतलब इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपनी ही कॉपी बनाना। क्योंकि जब ये डॉटर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होगा तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म को उसकी 2 कॉपी बनानी पड़ेगी ताकि दोनों डॉटर ऑर्गेनिज्म में चला जाए। ठीक है, इट मस्ट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म। डीएनए में भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में स्टोर होती हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा डीएनए के मॉडल में ATGC ये सब लिखा होता है। इसका मतलब ये सब कोड्स हैं जो कि किसी प्रोटीन को, किसी आरएनए को कोड करने वाले हैं बाद में, तो उसमें इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में स्टोर है। इट मस्ट बी एबल टू कोड फॉर फंक्शनल बायोमोलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। इस डीएनए में अपनी कॉपी बनाने के साथ साथ ऐसी भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि ये आरएनए भी बना सके, ये प्रोटीन भी बना सके। वैसे मैंने पहले आपको बता रखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इट मस्ट हैव स्कोप फॉर वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल में अगर थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आती रहेगी तो उस ऑर्गेनिज्म के इवॉल्व होने के चांसेस ज्यादा होंगे, उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस इंक्रीज होगी और इस फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए उसकी एडेप्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिखना है और जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो स्टडी करनी है। इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं द डीएनए। डीएनए के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। ओके, देखिए
द डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की डिस्कवरी एफ मिक्सचर ने की थी और नेम दिया था न्यूक्लियन। बाद में डीएनए हो गया, पहले न्यूक्लियन। ओके, डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड व्हिच एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्गेनिजम्स। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉली का मतलब होता है पॉलीमर है, जैसे प्रोटीन्स एमिनो एसिड का पॉलीमर है, उसी तरह डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट्स सुगर्स की पॉलीमर है। ठीक है, तो ऐसे ही डीएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। लेंथ ऑफ डीएनए वेरीज इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए की लेंथ अलग अलग होती है। जैसे बैक्टीरियोफेज 5x174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब 5386 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़कर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो जेनेटिक मटेरियल होता है 5x174 का। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एसएसडीएनए। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें 48502 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर का मतलब एक चेन यूं और उसके एंटी पैरेलल एक और चेन बनती है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड में बेस पेयर होंगे और सिंगल स्ट्रैंडेड में सिर्फ न्यूक्लियोटाइड होंगे। 48502 बेस पेयर। ई कोलाई बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जिसको आज तक सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है, ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन सेल, यानी कि 23 क्रोमोसोम का अगर हम डीएनए की लेंथ मेजर करें तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। तो ये तीनों है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और पहले वाला है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसलिए उसमें लिखा है इतने न्यूक्लियोटाइड और बाकी तीनों में लिखा है इतने बेस पेयर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होती है? न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। फिर न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाली एक शुगर और उसके साथ जुड़ा होगा एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजनस बेस। ये पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर हुई तो उससे डीएनए बनेगा, और राइबोज शुगर हुई तो उससे आरएनए बनेगा। नाइट्रोजनस बेस फिर दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडिन। प्यूरिन होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, इसलिए इनको ए और जी से सिंबल लेते हैं हम। पायरिमिडिन होते हैं साइटोसिन, सी, यूरेसिल, URACIL, यूरेसिल, UTHYMINE, थाइमिन, थाइमिन होता है टी। तो 3 पायरिमिडिन और 2 प्यूरिन, ये नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। ठीक है, अब ये टोटल 5 हो गए। तो कुछ डीएनए में होते हैं, कुछ आरएनए में। ATGC, ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजनस बेस है वो तो डीएनए में होते हैं, और AUGC मतलब टी की जगह यू होता है बस यहाँ पर, वो आरएनए में होता है। ठीक है, तो अब मैं डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसको नोट डाउन करें और ये फ्लो चार्ट बनाएं। देखिए सुगर्स में डिफरेंस। सबसे पहले पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन होने चाहिए, तो कार्बन दोनों ही शुगर में 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, लेकिन ये राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्बन पर HOH है और यहाँ पर सेकंड कार्बन पर HH है। इसका मतलब सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से डीएनए की जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज बन जाती है, जबकि आरएनए वाली शुगर पे वो ऑक्सीजन होती है, इसलिए उसको राइबोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, कार्बन नंबर सेम। अब मैंने बताया कि शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हो तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। उसमें देख लो फ्लो चार्ट जो बनाया आपने, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और उस शुगर के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस बाइंड करेगा और बॉन्ड का नाम होगा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड से भी फॉस्फेट ग्रुप और ज्वाइन कर जाए तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, जिसमें पहला कार्बन से जुड़ा हुआ है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से नाइट्रोजनस बेस, और तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड।
तो अब इस तरह के ये न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें हो गई, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। वो अब मैं डीएनए बनाऊंगा, ये बनेंगे आप। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। एक न्यूक्लियोटाइड में होता है एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इससे ऊपर का फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ता है और फॉस्फेट ग्रुप थर्ड कार्बन से जुड़ता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, ठीक है। तो ऐसे 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं। पी यहां पर डिनोट कर रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गई, ठीक है। अब इस स्ट्रैंड में देखिए, इस शुगर का 5वां कार्बन सबसे ऊपर है, इसलिए मैंने 5 लिखा इधर, और सबसे लास्ट वाली शुगर होगी उसका थर्ड कार्बन सबसे नीचे आएगा, इसलिए 3 लिखा और ऊपर डैश यानी कि प्राइम लगा दिया। प्राइम इसलिए लगा दिया क्योंकि इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में भी कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना हो कि इसका 1 है या इसका 1 है, इसके लिए हमने प्राइम लगा दिया। इसका तो नॉर्मल हम 5 लिख देंगे और यहाँ 5 प्राइम। तो ये एक डीएनए की स्ट्रैंड बन गई जिसको हम बोल सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 से 3 ही बनेगी, कभी भी 3 से 5 फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी डीएनए स्ट्रैंड को आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये केमिकल स्ट्रक्चर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। या फिर अगर न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं 5 डैश A T G C 3 डैश, देखो 5 डैश A T G C और फिर 3 डैश। तो डीएनए की स्ट्रैंड ये लिखना भी सही है, ये लिखना भी सही है और ये केमिकल स्ट्रक्चर है। तो आपको तो ज्यादातर यही काम आने वाली है, एक तो ये और एक ये सबसे ज्यादा है। जैसा भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो उसको बस उसी तरह मेंशन कर दो, इसका मतलब हम पूरा समझ गए। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडेनिन नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, ये एडेनिन जुड़ा हुआ है पेंटोज शुगर से और पेंटोज शुगर जुड़ी हुई है किससे, फॉस्फेट ग्रुप से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक डीएनए लिखने का तरीका हो गया। Here P represents phosphodiester bond, जिसको हम कॉमनली बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है डीएनए में, विच इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ 2 H2O मॉलिक्यूल। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के बाद ये बॉन्ड बनता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन नंबर 3 ऑफ 1 शुगर एंड 5 ऑफ नेक्स्ट शुगर। कार्बन नंबर 3 का इस शुगर का थर्ड और इसका 5, इनके बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है। डीएनए स्ट्रैंड और स्ट्रैंड्स आर ऑलवेज रिटन बाय मेंशनिंग पोलैरिटी। कभी भी डीएनए की स्ट्रैंड को हम डायरेक्टली ATGC ना लिखें, हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये 5 डैश टू 3 डैश है या 3 डैश टू 5 डैश है। इस तरह स्ट्रैंड ना बनाएं, आपको लिखना पड़ेगा ये 5 डैश है ये 3 डैश, तभी उस डीएनए को करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये है डीएनए की स्ट्रक्चर, और डीएनए की स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट है वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए इसको, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। द मॉडल वाज प्रोपोज्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये मॉडल जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा फॉर दिस मॉडल वर प्रोवाइडेड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। इस मॉडल को प्रोपोज करने के लिए डीएनए की अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रेक्शन विल्किंस और फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच डिस्टेंस, तो सब टाइप की जो डिस्टेंस डिटरमाइन की थी वो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने की थी। इरविन चारगाफ डेवलप चारगाफ रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए। कभी भी चारगाफ का रूल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए नहीं लगेगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए टोटल नंबर ऑफ A plus C will be divided by T plus G is equal to 1, ठीक है, is equal to 1 आएगा। मतलब A plus C का टोटल हमेशा T plus G के टोटल के बराबर आएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिखे आप is equal to 1। और दूसरा है बेस रेशियो। बेस रेशियो किसी भी स्पीसीज के लिए होता है कांस्टेंट, इज इक्वल टू 1 नहीं होगा।
क्योंकि a प्लस जी t प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, a प्लस सी t प्लस जी इज इक्वल टू 1 रहेगा। इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कॉम्प्लीमेंट्री रूल इज फॉलोड अकॉर्डिंग टू विच। कॉम्प्लीमेंट्री रूल का मतलब किसके सामने क्या अरेंज होगा। ए ऑलवेज बाइंड, ए फॉर एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद टी बाय डबल बॉन्ड, मतलब एक स्ट्रैंड में ए आ रहा है तो उसी के सामने दूसरे स्ट्रैंड में टी आएगा और दोनों के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जी ऑलवेज बाइंड्स कॉम्प्लीमेंट्रीली विद सी बाय द ट्रिपल बॉन्ड। अगर इस स्ट्रैंड में जी आ रहा है तो इस तरफ हमेशा सी आएगा, तो जी और सी का नंबर सेम होना चाहिए, ए और टी का नंबर सेम होना चाहिए। पायरिमिडिन बाइंड्स कॉम्प्लीमेंट्रीली विद प्यूरिन, हमेशा देखो एक प्यूरिन है तो ये पायरिमिडिन है, जी प्यूरिन है तो ये पायरिमिडिन है। पायरिमिडिन पायरिमिडिन कभी बाइंड नहीं करेंगे, प्यूरिन प्यूरिन कभी भी बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल है। अब इसको समझे हम, ए के सामने हमेशा टी आएगा। मान लो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ए है 10, ठीक है, तो टी भी कितने होंगे 10। जी है 20 तो सी भी कितने होंगे 20, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन ये रेशियो 1 नहीं आएगा। लेकिन किसी स्पीसीज के लिए एक कांस्टेंट आएगा, ये भले कितना भी आए, लेकिन ह्यूमंस के लिए वही रहेगा, टंकी के लिए वही रहेगा, नीम के लिए वही रहेगा, ई कोलाई के लिए वही रहेगा। स्पीसीज के लिए कांस्टेंट है लेकिन 1 आएगा, ये जरूरी। तो ये तो है बेस रेशियो और ये है चार्गाफ रूल, दोनों आपको अलग अलग याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं डीएनए की स्ट्रक्चर और बना देता हूं जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया था, डबल हेलिक्स मॉडल। ओके, लिखिए। देखिए डीएनए की स्ट्रक्चर किस तरह की है, जैसे 2 थ्रेड, 2 रस्सियां ऐसे इस तरह से घूमी हुई हो। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसका मतलब इसमें 2 स्ट्रैंड है। एक तो ये होगी 5' to 3', ये अपने आप में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और दूसरी होगी 3 to 5। मतलब एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल मूव करती हैं। एक 5 से 3 आएगी तो दूसरी 3 से 5 आएगी, ठीक है। ये एक एस बन रहा है, देखो यहां से यहां तक एक एस, इस पूरे को बोलते हैं हेलिक्स। और एक हेलिक्स की टोटल लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर। एक एस में 10 बेस पेयर होते हैं, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसलिए हम यहाँ पर बेस पेयर बोल रहे हैं। ए के सामने टी, जी के सामने सी। एक में अगर 10 बेस पेयर हैं तो 2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 0.3 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर। और डीएनए का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान रखना स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती हैं, कभी भी पैरेलल नहीं होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रूल यहां भी लगेगा, ठीक है। इसी को मैंने केमिकल फॉर्म में बनाया, फॉस्फेट, उससे शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। यहां तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है जो कि बैकबोन ऑफ डीएनए है। शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, ए टी जी सी, ठीक है। अब इधर जो स्ट्रैंड है उसका भी फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, बैकबोन ऑफ डीएनए। इधर भी शुगर से ए टी जी सी जुड़े हुए हैं। ए के सामने टी आ रहा है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। टी के सामने ए आएगा, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। जी के सामने सी आ रहा है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और सी के सामने जी आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी अप्लाई हो गया है यहाँ पर। तो ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। और 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये है डीएनए की स्ट्रक्चर जो कि डबल हेलिक्स मॉडल में दी गई थी। आगे हम डबल हेलिक्स मॉडल, मतलब ये टॉपिक अब याद हुआ है, डबल हेलिक्स मॉडल के फीचर्स पढ़ेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, एंटी पैरेलल होता है, ये सब, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अच्छे से लर्न करें, बहुत ज्यादा समझने का टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, तो एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलें, नोट्स इसी में से बनाते हुए चलें। ओके, तो अच्छे समझ में आ गया होगा सभी को, है ना। तो अच्छे से देखें सारे बॉन्ड टाइप्स को, तभी समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।